नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कविता साहित्य जो यूजीसी नेट में लगी हुई कविताएं हैं उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन हम आदिकाल से कविताओं को ना पढ़ के हम आधुनिक काल से कविताओं को पढ़ेंगे। आधुनिक काल के बाद फिर हम रीतिकाल, भक्तिकाल और फिर आदिकाल की कविताओं को देखेंगे। तो सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय जो हमारी यूजीसी नेट में लगी हुई कविताएं हैं उनका हम संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं कि कौन कौन सी कविताएं लगी हुई हैं सारी। तो सबसे पहले हम धूमिल की अगर बात करें तो धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और सांसद, ये संसद से सड़क तक कवि संग्रह में प्रकाशित है। नक्सलवाड़ी किस कविता संग्रह में प्रकाशित है? संसद से सड़क तक। और नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और सांसद, ये कौन से कविता संग्रह में प्रकाशित हुई हैं? तो नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल और दर्शन, ये संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई, जो 1972 ईस्वी में प्रथम काव्य संग्रह इनका जो रहा था। 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ संसद से सड़क तक इनका। सुदामा पांडे, धूमिल की अगर हम बात करें तो उनके 3 कविता संग्रह ही प्रकाशित हुए हैं। सबसे पहले जो 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं उनमें ही सारी कविताओं को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहला जो संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में प्रथम इनका काव्य संग्रह है। धूमिल द्वारा उनके जीवन में प्रकाशित एकमात्र यह काव्य संग्रह है जिसमें मोचीराम, पटकथा, नक्सलवाड़ी जैसी प्रसिद्ध कविताएं क्या हैं? सम्मिलित हैं। और कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी में यह काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। यहाँ 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और उनकी मृत्यु के बाद यह क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह के लिए उन्हें 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। 1979 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी से क्या किया गया था? साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। और सुदामा पांडे, धूमिल का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी में इनका तीसरा मरणों उपरांत प्रकाशित संग्रह है। मरणों उपरांत इनका प्रकाशित संग्रह कौन सा है? 1984 ईस्वी में लिखा गया सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। और कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी में लिखा गया और इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में। तो हमारे उस यूजीसी नेट की बात करें तो उसमें संसद से सड़क तक कविताएं लगी हुई हैं जिसमें नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन कविताएं क्या हैं? संग्रहित हैं। कब? 1972 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। उसके बाद हम मुक्तिबोध की बात करें तो मुक्तिबोध की जो कविताएं कौन कौन से लगी हैं? भूल और गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, इनकी 3 ये क्या हैं? कविताएं हैं। जो कविताएं चांद का मुँह टेढ़ा काव्य संग्रह में क्या हुई हैं? प्रकाशित हुई हैं। 1964 ईस्वी में तीनों कविताएं, भूल, गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, तीनों कविताएं चांद का मुँह टेढ़ा कविता संग्रह में, काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई। वो भी कब? 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई हैं। भूल, गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में किसकी हैं? मुक्तिबोध की हैं। उसके बाद हम देखते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की कौन कौन सी कविताएं लगी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, उनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ और 1985 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो भवानी प्रसाद मिश्र की कौन कौन से कविताएं लगी हैं? गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल। भवानी प्रसाद मिश्र की 2 कविताएं लगी हैं। कौन कौन सी? गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल। ये कौन से काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई? गीत फरोश काव्य संग्रह में 1956 ईस्वी में दोनों कविताएं प्रकाशित हुई। गीत फरोश काव्य संग्रह 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई। गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल दोनों कविताएं 1956 ईस्वी में गीत फरोश नामक काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई। इसके बाद हम देखते हैं सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञे की कौन कौन सी कविताएं लगी हैं। कलगी बाजरे की 1949 ईस्वी में जो कविता प्रकाशित हुई। और हरी घास पर क्षण भर, ये भी 1949। यह द्वीप अकेला 1952। असाध्य वीणा 1961।
कितनी नावों में कितनी बार 1966 ईस्वी में इनकी कितनी कविताएं जो यूजीसी नेट में लगी हुई 4 कविताएं कलगी बाजरे 1949, हरी घास पर क्षण भर 1949, यह द्वीप अकेला 1952, असाध्य वीणा 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1966। तो कलगी बाजरे कौन से कविता संग्रह में कौन से प्रकाशित हुई? अगर कविता संग्रह की बात करें तो हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी में यहाँ प्रकाशित हुई। हरी घास पर क्षण भर यहाँ भी 1949 ईस्वी में प्रकाशित। यह द्वीप अकेला बावरा अहेरी कविता संग्रह में प्रकाशित हुई। और असाध्य वीणा कौन सी काव्य संग्रह में? आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में 1966 ईस्वी में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। कितनी नावों में कितनी बार जो कविता संग्रह है या इसी कविता संग्रह यानी कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह में ही प्रकाशित हुई? 1967 ईस्वी में। आगे का जन्म की बात करें तो 1911 ईस्वी में हुआ था जन्म और 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। किसका? अज्ञे प्रगतिवादी कवि या लेखक भी हैं, ये इतना हम जानते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं किसकी किसकी कविताएं लगी हैं, उसके बाद हम एक कविताओं को विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नागार्जुन की कौन कौन सी कविताएं लगी हैं। कालिदास बादल को घिरते देखा है, मनुष्य हूँ और अकाल, और उसके बाद खुरदुरे पैर शासन की बंदूक खुरदुरे पैर 1961 ईस्वी में, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी में यह क्या हुआ? काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। जो खुरदुरे पैर कौन से काव्य संग्रह में प्रकाशित हुआ? सतरंगे पंखों वाले काव्य संग्रह में प्रकाशित हुआ। कालिदास सतरंगे पंखों वाली ये भी उसमें प्रकाशित हुई। कालिदास कविता जो थी वो किस काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई? कालिदास कविता सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। और बादल को घिरते देखा है 1938 ईस्वी में युगधारा कविता संग्रह में प्रकाशित हुई। मनुष्य हूँ ये भी युगधारा में 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और अकाल, और उसके बाद कविता 1952 ईस्वी में सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह कहाँ में प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद हम देखें अगर खुरदुरे पैर सतरंगे पंखों वाली 1959 में ये भी प्रकाशित हुई। शासन की बंदूक ये 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई कविता संग्रह है। तो कालिदास नागार्जुन की कौन कौन सी कविताएं लगी हुई हैं यूजीसी नेट में? कालिदास बादल को घिरते देखा, मनुष्य हूँ, अकाल, और उसके बाद खुरदुरे पैर शासन की बंदूक। तो कालिदास कविता संग्रह किस में प्रकाशित हुआ? सतरंगे पंखों वाली 1959 में, बादल को घिरते देखा 1938 युगधारा में, और मनुष्य हूँ ये भी युगधारा में अकाल, और उसके बाद 1952 ईस्वी में सतरंगे पंखों वाली जो कविता संग्रह प्रकाशित हुआ, काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, उसमें देखा जा सकता है। खुरदुरे पैर 1961 ईस्वी में सतरंगे पंखों वाली में, और शासन की बंदूक 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद हम देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी कौन कौन सी कविताएं जो लगी हुई हैं। उर्वशी एक लगी है। दूसरी अगर कविता की हम बात करें तो दूसरी रश्मि रथी कविता लगी है। उर्वशी का प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ था। यह 5 अंकों में विभक्त यह क्या है? काव्य संग्रह। उर्वशी क्या है? यह काव्य नाटक है। यहाँ उर्वशी जो कविता नहीं बल्कि यह क्या है? काव्य नाटक है। उर्वशी क्या है? उर्वशी 1961 ईस्वी में प्रकाशित यह 5 अंकों में विभक्त है। उर्वशी कितने अंकों में विभक्त कविता है? उर्वशी 5 अंकों में विभक्त यह काव्य नाटक है। उर्वशी क्या है? यह काव्य नाटक है। और रश्मि रथी की हम बात करें तो रश्मि रथी यहाँ यशस्वी काव्य का आधार महाभारत को बनाया गया है। इसका जो प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ, यह 7 सर्गों में विभक्त है। इस यशस्वी काव्य का आधार महाभारत को बनाया गया है। दिनकर जी ने इस खंड काव्य के द्वारा वीर और दानी कर्ण के नायकत्व को स्थापित किया है। कि इसका प्रकाशन किसको स्थापित किया है? यहाँ इस खंड काव्य के द्वारा वीर दानी कर्ण के नायकत्व को स्थापित किया है। इसका प्रकाशन हमने बताया 1952 में। यह 7 सर्गों में क्या है? विभक्त है। रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रसिम अर्थात पूर्ण को हो, वह
व्यक्ति जिसका रथ रसिम अर्थात पूर्ण हो। इस काव्य में रश्मिरथी नाम कर्ण का है, क्योंकि उनका चरित्र अन्योत पूर्णमय और प्रकाशमय है। तो रश्मिरथी और कौन सी कविता है लगी हुई है? उर्वशी। ये दो किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं लगी हुई हैं। जो ये उर्वशी क्या है? काव्य नाटक है। यहाँ 5 अंकों में विभक्त है। अब हम देखते हैं निराला। निराला की कौन कौन सी कविताएं लगी हैं? जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न पाँव, बांधो ना इस नाव, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु और अनामिका। ये कितनी कविताएं लगी हुई इनकी? निराला की। जूही की कली जो कौन से काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी? यहाँ परिमल काव्य संग्रह में 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जागो फिर एक बार, परिमल, ये भी 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। राम की शक्ति पूजा 1938 ईस्वी में। अनामिका जो काव्य संग्रह आया उसमें प्रकाशित हुई। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, ये भी 1938 ईस्वी में जो आया काव्य संग्रह कौन सा? अनामिका प्रकाशित हुई। उसमें ये भी राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, ये दोनों उसी में 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कुकुरमुत्ता की बात करें तो 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई कविता है। कुकुरमुत्ता 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई कविता है, लेकिन अगर इसके काव्य संग्रह में जब ये प्रकाशित हुई तो 1943 ईस्वी में प्रकाशित। राम की शक्ति पूजा का जो अगर कविता का समय पूछा जाएगा तो 1936 है, लेकिन अगर किस काव्य संग्रह में 1938 ईस्वी में अनामिका में प्रकाशित हुई। सरोज स्मृति का जो समय है 1935 है, लेकिन अगर काव्य संग्रह में प्रकाशित, कौन से काव्य संग्रह में और कब प्रकाशित हुई? तो आता है 1938 अनामिका। राम की शक्ति पूजा 1938 अनामिका। अगर कविता का प्रकाशन पूछा जाएगा तो सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। और बांधो ना नाव इस ठाव बंधु अर्चना में प्रकाशित हुई 1950 ईस्वी में। अनामिका 1923 ईस्वी में प्रकाशित, किंतु उसके दूसरे संस्करण 1938 ईस्वी में सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा प्रकाशित हुई है। जो अनामिका है 1923 ईस्वी में पहले कविता संग्रह प्रकाशित हुई थी, किंतु उसके दूसरे संस्करण 1938 ईस्वी में प्रकाशित, जिसमें सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा प्रकाशित है। बाद हम जयशंकर प्रसाद की अगर कविता संग्रह की बात करें, काव्य संग्रह कौन सी कविताएं कौन कौन सी लगी हुई हैं? इनका आंसू 1925 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशित जो कविता है वो यहाँ हिंदी का मेघदूत, इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आंसू हिंदी का मेघदूत किस कविता को कहा जाता है? आंसू को कहा जाता है। कब प्रकाशित हुई थी? 1925 ईस्वी में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। आंसू 1925 ईस्वी में प्रकाशित से हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। हाँ, 33 छंदों में रचित एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है। आंसू क्या है? यहाँ 133 छंदों में रचित विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इस काव्य में कवि ने अपने जीवन के मधुर और रसमय अतीत का स्मरण किया है। और उसके बाद एक कामायनी महाकाव्य की बात करें तो कामायनी महाकाव्य में जो जयशंकर प्रसाद का 1935 ईस्वी में लिखी गई है। कामायनी अगर महाकाव्य की बात करें तो यह 1935 ईस्वी में लिखी गई है, लेकिन अगर इसके प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में ही हुआ है। अधिकतर कुछ विद्वान 35 भी मानते हैं और कुछ विद्वान 36 भी इसका प्रकाशन मानते हैं। तो इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में। यह कितने सर्गों में विभक्त है? यह 15 सर्गों में विभक्त है। कामायनी महाकाव्य कितने सर्गों में विभक्त है? 15 सर्गों में विभक्त है। इसमें कौन कौन से सर्ग हैं? अगर हम सर्ग की बात करें तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो ये कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं, जिसमें से कौन से यूजीसी नेट में लगे हैं? श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा। ये श्रद्धा सबसे पहला जो तीसरे नंबर पर आता है सर्ग है, और लज्जा छठे नंबर पे आता है सर्ग है, ईड़ा 9वें नंबर पे। तो 3, 3, 6, 3, 9। तो 3 नंबर पे, 6 नंबर पे और 9 नंबर पे इनका जो अगर क्रम की बात करें तो 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर पे आते हैं। और कितने सर्ग हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ये कितने हैं? पूरे
सर्ग हुए। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखे गए कौन कौन से कविता या काव्य संग्रह प्रकाश इसमें जो यूजीसी नेट में लगे हुए हैं। तो सबसे पहला हम अगर बात करें तो भारत भारती काव्य संग्रह लगा है। और दूसरा कौन सा है? भारत भारती 1912 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है, लेकिन इसको संशोधित करके फिर 1914 ईस्वी में क्या किया गया था? प्रकाशित कराया गया था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो साकेत महाकाव्य को कितने सर्गों में विभक्त किया गया है? साकेत महाकाव्य सबसे पहले 1931 ईस्वी में लिखा गया। यह 12 सर्गों में क्या है? विभक्त महाकाव्य है। इसका 9वां सर्ग उर्मिला लक्ष्मी की पत्नी के विरह वर्णन से संबंधित है। साकेत जो महाकाव्य है इसमें 9वां सर्ग, इस कितने सर्ग लगे हुए हैं? 12 सर्ग। कौन कौन से सर्ग हैं? एक सर्ग, दो और कितने 12वें सर्ग में उनका प्रतिपाद्य क्या है? प्रथम अगर सर्ग की बात करें तो लक्ष्मण उर्मिला का प्रणय परिहास है। तो सबसे पहले सर्ग में लक्ष्मण और उर्मिला का क्या है? प्रणय परिहास है। लक्ष्मण और उर्मिला का प्रणय परिहास है, जहाँ घर में खुशियाँ चल रही थी, बिल्कुल हंसी मजाक हंसी ठिठोली चल रही थी। उसके बाद अगर दूसरे सर्ग में देखें तो कैकेयी जो हैं मंथरा का वार्तालाप, कैकेयी जो है मंथरा को अपना ज्ञान देने लगती है, जहाँ से सारी कहानी बदलती है। तो दूसरे में किसका देखने? कैकेयी का मंथरा वार्तालाप, कैकेयी और मंथरा का वार्तालाप देखने को मिलता है। अगर तीसरे खंड की हम बात करें, तीसरे सर्ग की बात करेंगे तो तीसरे सर्ग में दशरथ का विलाप, जब कैकेयी को वो समझाती, कैकेयी को मंथरा समझाती है, उसके बाद वो जब वार्तालाप होता है तो दशरथ का विलाप शुरू होता है। दशरथ का चिंतन, दशरथ रोते रोते सब विलाप उसमें तीसरे सर्ग में देखने को मिलता है। अगर चौथे सर्ग की बात करें तो गृहस्थ चित्रण देखने को मिलता है। उस समय घर के लोगों की क्या स्थिति हो गई थी, जब राम को वनवास और उनका राज्य अभिषेक होना था, लेकिन उनको वनवास 14 साल का दे दिया जाता है। और जो लक्ष्मण को क्या दिया जाता है? भरत को क्या दिया जाता है? राज्यपाट दिया जाता है। तो गृहस्थ चित्रण देखने को मिलता है। 5वें सर्ग में वनवास, 5 गृहस्थ के बाद उनका क्या हो जाता है? वनवास। किसका? राम जी का वनवास। तो वनवास का चित्रण देखने को मिलता है। अगर छठे सर्ग की बात करेंगे तो दशरथ की मृत्यु कौन से सर्ग में हुई है साकेत के अनुसार? तो छठे सर्ग में दशरथ की मृत्यु देखने को मिलती है। 7वें सर्ग में भरत का शोक और ग्लानि, कौन से? 7वें सर्ग में भरत का शोक और गलानी देखने को मिलती है। और 8वें सर्ग की बात करें तो चित्रकूट वास उर्मिला का विरह देखने को मिलता है। चित्रकूट पर जब जाते हैं उर्मिला का विरह देखने को मिलता है। चित्रकूट वास 8वें सर्ग पे क्या देखने को मिलता है? चित्रकूट वास। 9वें उर्मिला का विरह वर्णन देखने को मिलता है। 10 की बात करें तो उसमें भी विरह वर्णन उर्मिला, उसमें विरह वर्णन दिखाया गया है, लेकिन 9वें में उर्मिला का विरह वर्णन, और 10वें में क्या विरह वर्णन क्या होता है उसको बताया गया है। और 11वें सर्ग की बात करें तो युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है, जो हनुमान की प्रधानता होती है उसमें। 12वें सर्ग की बात करेंगे तो युद्ध का वर्णन होता है। तो इस प्रकार कितने सर्ग हैं साकेत में? कुल 12 सर्ग हैं, जिसमें 9वां सर्ग सबसे महत्वपूर्ण सर्ग और सबसे बड़ा सर्ग माना जाता है। बाद अगर हम देखेंगे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद प्रिप्रवास, इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ। यहाँ 17 सर्गों में विभक्त है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद जी का जो क्या है प्रिप्रवास एक महाकाव्य है। यह कितने सर्गों में विभक्त है? यह 17 सर्गों में क्या विभक्त है? प्रिप्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? 17 सर्गों में। और साकेत 12 सर्गों में विभक्त है। और रामचरितमानस की बात करें कितने सर्गों में विभक्त है? तो वहाँ 7 सर्गों में विभक्त। यह कांडों में कहें, जिसमें बालकांड, अयोध्या कांड, लंका कांड, किष्किंधा कांड, ये सब शामिल हैं। इस ग्रंथ का अगर हम विषय की बात करें, इस ग्रंथ का विषय श्री कृष्णचंद्र की मथुरा यात्रा, और इसी से इनका नाम प्रिप्रवास रखा गया। अति अपार जे सरितवर जो नृप सेतु कराही,
चढ़ पिपीलिका परम लघु बिनु श्रम पारहि जाई। उसके बाद अगर हम देखेंगे मीरा के संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, मीराबाई द्वारा लिखित जो पद्य हैं उनको किसने संपादित किया, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, उनको हम देखेंगे। और उसके बाद घनानंद के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी जी किसके हैं, मीराबाई के संपादक। जो मीरा के पदों के संपादक कौन हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। और अगर हम घनानंद के पदों का जो, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। घनानंद कवित्त संख्या 1 से लेकर 30 संपादक कौन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। बिहारी सतसई की बात करें तो इसको किसने संपादित किया, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया। बिहारी सतसई काव्य संग्रह का प्रकाशन किसने किया, बिहारी सतसई काव्य संग्रह का प्रकाशन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया। बिहारी ने सिर्फ एक ही काव्य ग्रंथ की रचना की जिसे सतसई, बिहारी सतसई कहा जाता है। बिहारी जी ने कौन सी, सिर्फ एक काव्य संग्रह की रचना की जिसे बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। सतसई गाथा सप्तशती आर्य सप्तशती की परंपरा की ही रचना है, जिसमें कुल 700 छंद। बिहारी सतसई के छंदों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद भी हैं। कुछ लोग 700 मानते हैं, कुछ लोग 713, कुछ लोग 719 ऐसे मानते हैं, अलग अलग विद्वानों के अनुसार। यही एकमात्र ग्रंथ बिहारी की ख्याति का आधार है। बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित टीका 1917 ईस्वी दोहे उनकी कविताएं चमत्कार की इतनी क्षमता है कि जहां ग्रियर्सन के इस कथन को पता लगता है कि पूरे यूरोप में एक भी बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता है, पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता है। यह कथन कौन कहता है, यहाँ जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं कि पूरे यूरोप में जो बिहारी की कोई बराबरी, ऐसा कोई कवि नहीं है कि जो पूरे यूरोप में बिहारी की बराबरी कर सके। उसके बाद हम देखेंगे रामचरितमानस में उत्तरकांड लगा हुआ है। यहाँ कितने कांडों में विभक्त है, यह 7 कांडों में विभक्त है। उत्तरकांड गोस्वामी तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस के 7 खंडों में से अंतिम कांड है। उत्तरकांड कौन सा है, रामचरितमानस के 7 कांडों में से अंतिम कांड है। उत्तरकांड की कथा वस्तु के 2 भाग हैं। प्रारंभ में मूल कथा है, राम अयोध्या पहुँचते ही जहाँ उनका भव्य स्वागत होता है, वेद स्तुति एवं शिव स्तुति के साथ उनका राज्याभिषेक होता है। वानरों को विदा किया जाता है, राम राज्य का आदर्श राज्य के रूप में, राम राज्य को आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया जाता है। उसके बाद उत्तरकांड में तुलसीदास का चिंतन पक्ष देखने को मिलता है। उत्तरकांड में ही तुलसीदास का चिंतन पक्ष देखने को मिलता है। यह कथा अपने युग की समस्याओं, मानव जीवन की शाश्वत समस्याओं के समाधान से जुड़ी हुई है। और उत्तरकांड के अंतिम भाग का हिंदी साहित्य में विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें तुलसी का भक्ति ज्ञान संबंधी चिंतन विस्तार में अभिव्यक्त हो गया है। वस्तुतः तुलसीदास ने उत्तरकांड के उत्तर भाग में भुसुंडी गरुड़ की कथा विशिष्ट उद्देश्य से रखी है। वस्तुतः तुलसीदास ने उत्तरकांड के उत्तर भाग में भुसुंडी गरुड़ की कथा विशिष्ट उद्देश्य से रखी है। इस कथा के माध्यम से तुलसीदास ने ईश्वर के अवतार एवं उसकी लीलाओं का मर्म, मानव जन्म का महत्व, मानव का दुख, संत असंत के लक्षण, पाप पुण्य आदि पर विचार किया है। अपने युग की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कलयुग वर्णन, शैव वैष्णव मतों का समन्वय, निर्गुण सगुण विवाद आदि प्रसंगों को इसमें शामिल किया है। बाद हम पढ़ेंगे सूरदास भ्रमर गीत सार, संपादक रामचंद्र शुक्ल जी रहे। सूरदास भ्रमर गीत के संपादक कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे। महाकवि सूरकृत सूरसागर के 10वें स्कंद में भ्रमर गीत की रचना है। भ्रमर गीत सार का संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा उप सह संपादक के रूप में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। इस पुस्तक में कुल कितने पद रखे गए हैं, 400 पद हैं। पुस्तक में वक्तव्य और आलोचना रामचंद्र शुक्ल तथा अमुख विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। भ्रमर गीत संबंधित विस्तृत जानकारी कृष्ण भक्त वाले अध्याय में दी गई है।
को हम पढ़ेंगे। जायसी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये भी ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी जो ग्रंथ लिखा गया, संपादक किस कौन रहे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे। आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित पद्मावत आचार्य जायसी ग्रंथ का 30वां खंड नगमति वियोग खंड है। क्या चीज़? शुक्ल द्वारा संपादित पद्मावती का 30वां खंड नगमति वियोग खंड है। पद्मावती में श्रृंगार का वियोग पक्ष 3 चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। रत्नसेन, पद्मावती और नागमती के माध्यम से। पद्मावती में श्रृंगार वियोग का पक्ष कितने चरित्रों में दिखाया गया है? 3 पक्षों में। एक तो रत्नसेन, दूसरी पद्मावती, तीसरी नागमती। और इसी नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। नागमती के विरह वर्णन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह मानी गई है कि इसमें नागमती को रानी के रूप में नहीं, एक साधारण विरह दग्ध नारी के रूप में वर्णित किया गया है। शुक्ल जी कहते हैं, अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जायसी ने इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती हैं और अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती हैं। इसी सामान्य स्वाभाविक कृति के बल पर उसके विरह वक्तव्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप में स्पर्श करते हैं। नागमती के विरह वर्णन की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि उसका विरह केवल व्यक्तिगत संयोग सुख की प्रेरणा पर आधारित नहीं है, बल्कि जीवन के लोक व्यवहारों तथा कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। नागमती मध्यकाल की एक हिंदू नारी है, जिसके जीवन की सारी सार्थकता उसके पति में केंद्रित है। आज हम देखेंगे कबीर संपादक इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और विद्यापति की पदावली के संपादक कौन हैं? डॉक्टर नागेंद्र झा हैं। संपादक कौन हैं? जो विद्यापति की पदावली उसके संपादक कौन हैं? डॉक्टर नारेंद्र झा हैं। इसके संपादक कौन हैं? डॉक्टर नारेंद्र झा हैं। रेवतट चंद्रवरदाई चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज को आधार बनाकर लिखे गए महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में कुल 69 समय यानी कि सर्ग हैं। रेवत तट चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासों का 27वां समय सर्ग है। रेवत तट जो है पृथ्वीराज रासों का कौन सा सर्ग है? तो यह 27वां सर्ग है। नमस्कार। तो अभी तक हमने पढ़ा कविताओं का संक्षिप्त परिचय देखा। अब हम कविताओं के महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे। महत्वपूर्ण कविता का भाव क्या है, कविता का किस किस कविता में कौन कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम धूमिल का जन्म हमने देखा कि 1936 ईस्वी में जन्म हुआ था। 1936 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1975 ईस्वी में इनकी क्या हुई? मृत्यु। तो इन्होंने 1936 में जब गोदान लिखा गया तब इनका जन्म होता है। लिखा गया, राम की शक्ति पूजा लिखी गई, उस समय इनका जन्म होता है। परिवेश भी देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कविताएं कौन कौन सी लगी हैं? नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और सांसद। नक्सलवाड़ी ये कविता लिखते हैं सबसे पहले 1967 ईस्वी में बनारस से निकलने वाली पत्रिका 1900 जो नक्सलवाड़ी इनकी कभी किस में प्रकाशित हुई? कविता संग्रह की अगर हम बात करेंगे तो संसद से सड़क तक ही में ही क्या हुई थी? ये प्रकाशित हुई, कविता संग्रह में ही शामिल हुई थी। और इसमें जितनी लगी हुई हैं कविताएं, कल सुनना, केवल रोटी और सांसद को छोड़ के कल सुनना मुझे 1976 में जो प्रकाशित हुई। बाकी नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन ये तीनों कविताएं किस में लगी हैं? संसद से सड़क तक में लगी हैं, जो कविता संग्रह में प्रकाशित हुई हैं। तो सबसे पहले हम नक्सलवाड़ी का प्रकाशन 1967 ईस्वी में बनारस से निकलने वाली पत्रिका अमुख में सबसे पहले इसका क्या हुआ था? प्रकाशित हुई थी। जो नक्सलवाड़ी इनकी कविता सबसे पहले किस में प्रकाशित हुई थी? तो बनारस से निकलने वाली पत्रिका कौन सी? अमुख में 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पृष्ठभूमि 1967 है में बंगाल के नक्सलवाड़ी नामक जगह से जमींदारों के शोषण के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह शुरू हुआ था। ये जो नक्सलवाड़ी कविता है तो नक्सल किसके खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था? बंगाल के
वाड़ी नामक जगह है, बंगाल में एक नक्सलवाड़ी नामक जगह है जहाँ से जमींदारों के शोषण के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह शुरू हुआ। इसका व्यापक प्रभाव तत्कालीन उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि पर पड़ा। इस आंदोलन ने 60 के दशक में उपजे क्षोभ, निराशा व विद्रोह को एक दिशा दी थी। धूमिल की यह कविता नक्सल के समर्थन में खड़ी हुई थी। धूमिल की यह कविता नक्सल आंदोलन के समर्थन में खड़ी हुई थी। दरअसल वे स्वतंत्रोत्तर भारत की उन परिस्थितियों को उजागर करना चाहते थे जिनसे नक्सलवाड़ी आंदोलन ने जन्म लिया है। कविता सहमति के नकार से शुरू होती है। यह नकार लोकतंत्र पर आम सहमति, भूमि अधिग्रहण पर सहमति, विकास के शोषणकारी मॉडल पर सहमति का है। धूमिल किसी दूसरे लोकतंत्र की मांग करते हैं। धूमिल किसी दूसरे लोकतंत्र की मांग करते हैं क्योंकि इस लोकतंत्र में नींद को भूख के इलाज की तरह पेश किया गया है। किया गया है? क्योंकि इस लोकतंत्र में नींद को भूख के इलाज की तरह पेश किया गया है। स्वार्थपरता में सबसे समझौता कर लिया गया है। क्या किया गया है? स्वार्थपरता में सबने समझौता कर लिया है। सब के कारण बहुत से लोगों ने समझौता कर लिया है। कुछ ने पैसों से, कुछ ने अपने काम निकलवा के, कुछ ने भविष्य के लालच में कि हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, इसके जरिए उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उससे समझौता कर लिया है। व्यवस्था के पक्ष में खड़े हो गए हैं। इस समय विपक्ष में सिर्फ कविता है। सब व्यवस्था के पक्ष में खड़े हो गए हैं। इस समय सब सिर्फ कविता है। नक्सलवाड़ी आंदोलन नफरत का नहीं अपितु नफरत के विरुद्ध आंदोलन है। धूमिल क्षोभ प्रकट करते हैं कि सत्ता अपने शोषण तंत्र से इस कदर नफरत से भर चुकी है कि एक बच्चा अपनी स्लेट पढ़ने की तख्त से पड़ोसी का गला काट सकता है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि आज इतनी नफरत हो चुकी है कि एक लड़का पढ़ने वाला अपनी स्लेट से दूसरे की गला काट सकता है। ये थी नक्सलवाड़ी कविता, जिसका मुख्य भाव था जो क्यों लिखी गई या किसके लिए लिखी गई। यहाँ बंगाल के नक्सलवाड़ी नामक जगह से ही जमींदारों के शोषण के विरुद्ध सशक्त विद्रोह के रूप में शुरू हुई थी, जिसको इन्होंने कविता में पिरोया है। इस कविता की कुछ महत्वपूर्ण अगर पंक्तियों की बात करें, मुझे अपनी कविता के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। क्या कहते हैं? मुझे अपनी कविता के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। सहसा तुम कहोगे फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र के बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घूंसे पर गिर पड़ोगे। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मकाम पर ला खड़ा किया है। खबरदार, उसने तुम्हारे परिवार के नफरत के उस मकान पर लाकर खड़ा किया है कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का गला अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं किसमें? नक्सलवाड़ी में। नक्सलवाड़ी में ही कहते हैं मुझे अपनी कविताओं के लिए अब इस प्रजातंत्र पर भरोसा नहीं है, मुझे दूसरा प्रजातंत्र चाहिए, दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। बाद आती है कविता मोचीराम। ये भी संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई 1972 ईस्वी में। मोचीराम कविता संबोधन शैली में लिखी गई है। इस कविता में धूमिल मोचीराम के माध्यम से समाज में मौजूद गैर बराबरी को उभार कर उस पर चोट करते हुए मोचीराम के लिए हर आदमी की पहचान उसके जूते हैं। मोचीराम जो है, अगर उसके पास कोई जूते ठीक करवाने जाता है, उसके लिए कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं है, उसके लिए हर आदमी की औकात सिर्फ के लिए हर आदमी एक समान है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी तरह का हो। एक मोचीराम के पास, जिसके पास जूते जाते हैं। मोचीराम कविता में हमें बाह्य आडंबर दिखता है, दिखावा दिखता है। आप कहेंगे कहाँ बाह्य आडंबर? अगर बाह्य आडंबर की बात किया जाए तो भक्ति काल में जैसे कबीरदास की कविताओं में बाह्य आडंबर दिखता है कि
पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कांकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद देव चुनाए, ता चढ़े मुल्ला बाग देख का बहिरा हुआ खुदाए। जहाँ भक्ति काल में हमें के प्रति जो बाह्य आडंबर दिखते थे, दिखावा दिखता था, वहीं आज की बात करें तो आज कविता प्रवेश में लिखते हैं 19 आज़ादी के बाद भी उस समय दिखावा किस प्रकार एक वर्ग का व्यक्ति, एक मध्य वर्ग का व्यक्ति जो है वो अपने जूते सिलवाने के लिए जाता है, और लेकिन वहाँ उसके पास जब पहुँचता है, मोचीराम के पास पहुँचता है तो कहता है ओह कितनी गर्मी। अन्य लोग जूता भी सिलवाने के लिए आए हैं, लेकिन वो सब बैठे, लेकिन वो कहता है अरे अरे हमारे जल्दी सिलो, हमको काम के लिए लेट हो रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, अरे हमको ऑफिस जाना है। बहुत अपनी लंबी चौड़ी इतनी इतनी बातें फेंकता है। तो वहाँ पर लोग बैठे होते हैं, वो देखते हैं कि एक इंसान, अगर तुम्हारे पास इतनी ही आप इतना एसी में रहते हैं, इतना आप इतना ही वीआईपी हैं, तो आप ये जूता क्यों फटे सिलवाने आए हैं? हाँ, आप इतना क्यों दिखावा कर रहे हैं? अगर आप इतने ही बड़े हैं, आप बहुत रईस खानदान के हैं, तो आप जूता क्यों सिलवाने आए हैं वहाँ पर? अरे कितनी गर्मी हो रही, मुझे ऑफिस के लिए लेट होना है और मुझे जाना है जल्दी, मेरे जूते पहले ठीक करो। तो इस चीज़ का उन्हें दिखावा दिखता है, किस प्रकार वो एक जूता वाला जो है अपने मेहनत से काम कर रहा है, कितनी लगन से अपने उसको जूतों को जो सिल रहा है उसको दिखाते हैं। और एक श्रमिक वर्ग जो बिल्कुल उसकी राम के लिए हर आदमी की पहचान उसके लिए जूते हैं। एक तरफ श्रमजीवी वर्ग जिसके जूते में चकतियाँ हैं, एक तरफ श्रमजीवी वर्ग जिसके जूते में चकतियाँ हैं, वहाँ दूसरी ओर एक अमीर आदमी जो कि स्वार्थ योगी और अमानवीय है, वह मोचीराम को मेहनताना देने में भी कड़ाई करता है। वो जूते भी ठीक करा लेता है और लेकिन पैसे देने में भी हिचकिच करता है कि नहीं इतने होते हैं और तुम हम लोगों को ठगते हो, और तुम यह ऐसी सब तमाम बातें करता है। और पहले तो आता है पहले ओ कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पर, और हमारे जूते ठीक कर दो, पहले मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। तो ऐसा दिखावा करते हैं कि जैसे हम बहुत बड़े रईस खानदान की औलाद हैं, ऐसे दिखावा करते हैं। और दूसरा जब जूता सिल जाते हैं तब पैसे देने में भी किस प्रकार से नाटक करता है, किस प्रकार से परेशान करता है उस व्यक्ति को। कहता है कि तुम हम जैसे गरीबों, हम जैसे लोगों को ठगते हो, हम जैसे लोगों से ज़्यादा पैसे लेते हो, ऐसा बहुत कुछ करता है, सुनाता है। लेकिन एक श्रमिक वो जो जूतों को सिल रहा है वो चुपचाप सुनता रहता है। श्रमजीवी और बुजुर्गों को आमने सामने खड़ा कर धूमिल व्यवस्था की विसंगतियों को उभार रहे हैं। तो अब हम देखते हैं मोचीराम का व्यक्तित्व। मोचीराम काम के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं। मोचीराम काम के प्रति पूरी निष्ठा रखते हैं, मेहनतकश सर्वहारा हैं, ग्राहकों को सम दृष्टि से देखता है, वर्ग भेद के प्रति संवेदनशील है, उसकी मरम्मत के लिए संलग्न है। स्मरणीय तथ्य हिटलर का जिक्र इसमें देखने को मिलता है। अगर ये मोचीराम कविता में हिटलर का जिक्र आता है, अगर कथन आता है, तो उसमें देखने को मिलता है। तो मोचीराम की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ कौन सी हैं? बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं। यह चौंकने की नहीं सोचने की बात है, मगर जो ज़िंदगी को किताब से नापता है। यह चौंकने की नहीं सोचने की बात है, मगर जो ज़िंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कम जात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। यह क्या कहते हैं कि यह चौंकने की नहीं सोचने की बात है। अगर जो ज़िंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कम जात मौके पर कायर है, वह बड़ी ही आसानी से कह सकता है कि
यार तो मोची नहीं शायर है, कथन मोची राम कविता में ही देखने को मिलता है। तो ये हमने देखी मोची राम कविता की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखा। उसके बाद हम देखते हैं अकाल दर्शन। अकाल दर्शन कविता, अकाल दर्शन जिसमें भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अकाल का दर्शन। आपने आज तक पढ़ा होगा साहित्य दर्शन, समाज दर्शन, लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? अकाल दर्शन। भूखमरी, अकाल। कवि कहता है, कवि प्रश्न करता है कि भूख कौन उपजाता है? चालाक आदमी। इस प्रश्न पर हंसता है बेहताश पैदा होते बच्चों की ओर। बेहताश पैदा होते बच्चों की ओर इशारा कर देता है। तात्पर्य यह है कि सत्ता तंत्र के लोग भूख शोषण को प्राकृतिक और शोषित द्वारा ही उपजाया गया मानते हैं। शोषित होना नियति मानी जाती है। प्रश्न करता है कि भूख कौन उपजाता है? एक चालाक आदमी, यानी कि जो सत्ता में बैठे लोग, जो शासन सत्ता को संभाल रहे हैं, वो इस प्रश्न पर हंसते हैं और बेहताशा पैदा होते जो बच्चों की जनसंख्या, बड़े बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं तो यही भूख उपजाते हैं। ये उनको ही दोषी हंसते हैं कि बेहताशा पैदा होते बच्चों की ओर इशारा कर देते हैं कि तात्पर्य यह है कि सत्ता तंत्र के लोग भूख शोषण को प्राकृतिक और शोषित द्वारा ही उपजाया गया मानते हैं। शोषित होना नियति मानी जाती है। ये तथ्य, लोग भूख से बिलबिलाकर पेड़ के पत्ते और छाल खा रहे हैं। लोग भूख से बिलबिलाकर पेड़ के पत्ते और छाल खा रहे हैं। लोग अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। सत्ता कभी गाए तथा कभी हाय के बहाने लोगों का शोषण करती है। कब सत्ता क्या करती है? सत्ता कभी गाय कभी हाय के बहाने लोगों का शोषण करती है। जो स्मरणीय तथ्य हैं, इसमें लोग भूख के कारण बिलबिलाकर पेड़ के पत्ते और छाल खा रहे हैं। लोग अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। सत्ता कभी गाय और कभी हाय की बहाने लोगों का शोषण कर रही है। अकाल दर्शन के महत्वपूर्ण अगर हम पंक्तियों को देखें तो देख सकते हैं कि भूख कौन उपजाता है। वह इरादा जो तरह देता है, वह घृणा जो आँखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं। बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं। इससे भी वे सहमत हैं जो हमारी हालात पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं। बच्चे हमें क्या करते हैं? उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं। अक्सर वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं, जिनका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है। वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है, बेशक यहाँ ख्याल ही उनका हत्यारा है। भारतवर्ष नदियों का देश है, बेशक यह ख्याल ही उनका क्या है? हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी से नहीं मारा। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी से नहीं मारा। यह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है? कहते हैं यहाँ कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र में मेरी पड़ोसन की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। जिस उम्र में मेरी प्रेमिका, जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों भरा हो गया है, बिल्कुल झुर्रियाँ पड़ गई हैं, बिल्कुल जैसे कहते हैं बुढ़ापा आ गया है मेरी माँ के। लेकिन उसी उम्र में मेरी पड़ोसन रहती है। माँ की उम्र में ही एक पड़ोसन रहती है, उसके चेहरा मेरी प्रेमिका की तरह बिल्कुल है। कितनी सुंदर और कितना बिल्कुल अभी वैसी ही लग रही हैं कि 30-32 वर्ष की हैं, जैसे 20-25 वर्ष की उम्र हो। तो ऐसा उन व्यंग करते हैं, कहते हैं कि ऐसा कौन सा नुस्खा है और सिर्फ गरीबी और अमीरी का खेल है।
यह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों भरी झोलियों सा बन जाता है, उसी उम्र में मेरी पड़ोसन की महिला के चेहरों पर मेरी प्रेमिका के चेहरों सा लोच आ जाता है। कथन किस में देखने को मिलता है? यह अगर कथन की बात करें तो अकाल दर्शन कविता में देखने को मिलता है। और इसके बाद हम कविता देखेंगे रोटी और सांसद। रोटी और सांसद कविता किस में है? कल सुनना मुझे, जो 1976 ईस्वी में इनका आया था कविता संग्रह। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। यह कथन किस में देखने को मिलता है? रोटी और सांसद में। उसके बाद हम देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं, जिनकी सबसे पहले गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है 13 नवंबर 1917 ईस्वी को इनका जन्म होता है और 1964 ईस्वी में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी कविताएं कौन कौन सी लगी हैं? भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, भूल गलती, ये चांद का मुँह टेढ़ा कहानी कविता संग्रह में प्रकाशित 1964 ईस्वी में। तो मुक्तिबोध की जो कविताएं जितनी भी हैं वो चांद के मुँह टेढ़ा कविता संग्रह में क्या हुई हैं? प्रकाशित हुई हैं। और धूमिल की संसद से सड़क तक, केवल रोटी और सांसद जो है कल सुनना मुझे, जो 1976 ईस्वी में वो प्रकाशित हुई है। और बाकी 1972 ईस्वी में संसद से सड़क तक जो कविता संग्रह है उसमें प्रकाशित। वहीं मुक्तिबोध की कविता संग्रह की बात करेंगे तो चांद का मुँह टेढ़ा 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई कविता संग्रह में कविताएं प्रकाशित हुई। भूल और गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में कविता जो है। सबसे पहले हम भूल और गलती कविता को देखें। कविता में मुक्तिबोध भूल, गलती या भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में शहंशाह को लेते हैं। क्या लेते हैं? कविता में मुक्तिबोध जो है, कविता में मुक्तिबोध भूल, गलती या भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में शहंशाह को लेते हैं, जिसके दरबार में समाज के सभी प्रकार के लोग सिर झुकाए खड़े हैं। सत्य अथवा ईमान वहाँ जंजीरों में कैद कर लिया गया है। सत्य और ईमान क्या किया गया है? सत्य और ईमान वहाँ की जंजीरों में कैद कर लिया गया है। सिर झुकाने की आदत हो जाना भ्रष्टता को आत्मसात करने जैसा है। क्या है? सिर झुकाने की आदत हो जाना भ्रष्टता को आत्मसात करने जैसा है, जिसने से राजा शहंशाह को शक्ति मिलती है और वह निरंतर अधिक क्रूर होता चला जाता है। लेकिन कविता में मुक्तिबोध निराशावादी नहीं हैं। वह आशा व्यक्त करते हैं कभी ना कभी किसी व्यक्ति का ईमान जागेगा, कभी ना कभी किसी व्यक्ति का ईमान जागेगा और वह क्रांति के पथ पर चल पड़ेगा। उसके पीछे सारा समाज चलेगा, वह भ्रष्टता को चुनौती देगा और बुराई का अंत होगा। यह कथन किस में देखने को मिलता है? जो इनकी कविता है मुक्तिबोध की, कौन सी? भूल और गलती। ये कविता का क्या है? कविता का मूल विषय वस्तु है, मूल इसका सारांश है। और इसमें कविता का शिल्प पक्ष की बात करें तो काव्य रूप, यह आकार में माध्यम कोटि की कविता है। यह आकार में माध्यम कोटि की कविता है। अगर ऐसा कथन के रूप में आता है, सही कथनों की पहचान कीजिए, तो यहाँ आकार में माध्यम कोटि की कविता है। तो भूल और गलती यह कविता सही है, ये कथन सही है। यह आकार में माध्यम कोटि की क्या है? कविता है। प्रतीक के रूप में चित्रित है। इसमें प्रतीकों की जो है को देखा जा सकता है, तो ये भी सही है। भूल गलती भ्रष्ट शहंशाह का प्रतीक है, ये भी सही है। ये जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं, यह कविता आकार में मध्य कोटि की कविता है। यह प्रतीक इसमें देखने को मिलते हैं। भूल गलती भ्रष्ट शहंशाह का प्रतीक है। घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा यह उस ईमानदार साहसी व्यक्ति का प्रतीक है जो भ्रष्टता के समक्ष घुटने नहीं टेकता। घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा यह उस ईमानदारी साहसी व्यक्ति का प्रतीक है जो भ्रष्टता के समक्ष घुटने नहीं टेकता। जिरहे बख्तर लोहे का कवच
जिरह बख्तर लोहे का कवच, दरअसल यह भ्रष्टता का वह कवच है जिसे आम जनता में भय बैठाने के लिए पहना गया है। चमकते तामझाम, एक आभासी चमकती झूठ की दुनिया, एक आभासी चमकती झूठ की दुनिया। हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, व्यक्ति के अंदर का ताप। हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर क्या है? हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर क्या है? व्यक्ति के अंदर का ताप है, सच। बिंब योजना, इस कविता में भी बिंब योजना भयानकता, रहस्यात्मकता से गूंथा हुआ है। इस कविता में भी बिंब योजना भयानकता, रहस्यात्मकता से गूंथा हुआ है। फ्रेंटेसी, मुक्तिबोध अपनी कविताओं में फ्रेंटेसी के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। मुक्तिबोध अपनी कविताओं में फ्रेंटेसी के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। इस कविता में भी फ्रेंटेसी का प्रयोग हुआ है। जो ये कौन भूल और गलती कविता है, इसमें भी फ्रेंटेसी शब्द का प्रयोग, फ्रेंटेसी के प्रयोग देखने को मिलते हैं। मुक्तिबोध ने फ्रेंटेसी को स्वयं परिभाषित करते हुए लिखा है कि ज्ञान गर्भ फ्रेंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना होती है। क्या जो मुक्तिबोध ने फ्रेंटेसी के शब्द में क्या लिखा है? ज्ञान गर्भ फ्रेंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना होती है। देखते हैं भूल और गलती की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। वह कैद कर लिया गया ईमान, वह कैद कर लिया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखैफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश, नामंजूर उसको जिंदगी की शर्त की सी शर्त नामंजूर, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त पल्वित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर है, प्रकट होकर विकट हो जाएगा, प्रकट होकर विकट हो जाएगा। और गलती की यही कुछ महत्वपूर्ण हमें पंक्तियाँ लगी। हमारी धर्म चेतना का रक्त हमारा हर बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना रक्त पल्वित स्वर हमारी ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, प्रकट होकर विकट हो जाएगा। ये कथन जो हैं किस कविता के दिए, ये जो पंक्तियाँ हैं किस कविता से ली गई हैं? तो भूल और गलती कविता से हैं। बाद अगर हम देखें तो ब्रह्म राक्षस कविता को हम देखते हैं। किसको? ब्रह्म राक्षस। इसकी विषय वस्तु की बात करें, इस कविता के केंद्र में एक प्रगतिशील मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है। इस ब्रह्म राक्षस जो कविता है उसमें एक प्रगतिशील मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी है। यह बुद्धिजीवी ही ब्रह्म राक्षस का प्रतीक है। यह ब्रह्म राक्षस ज्ञानवान है। यह ब्रह्म राक्षस जो मध्यवर्गीय एक व्यक्ति है वही क्या है? ज्ञानवान है, लेकिन उसके ज्ञान का उपयोग समाज के हित में नहीं हो सका है। वह ज्ञानवान है लेकिन उसके ज्ञान का उपयोग समाज के हित में नहीं हो सका, क्योंकि वह एक परित्यक्त सूनी बावड़ी अर्थात किसी सूने तालाब में कैद पड़ा हुआ, स्वयं में उलझा हुआ वह आत्म गर्भित है। सूर्य की किरण जब उसके पास पहुंचती है तो उसे लगता है कि सूर्य ने उसे झुककर नमस्ते किया है। अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति न करने वाले की गति कैसे त्रासद हो जाती है, इस तरह भी कविता इशारा करती है कि ब्रह्म राक्षस अंत में मर जाता है और मुक्तिबोध को इस बात का दुख होता है कि उसके ज्ञान का उपयोग नहीं हो सका। मुक्तिबोध ने स्वयं ब्रह्म राक्षस का शिष्य होने की आकांक्षा व्यक्त की है। जो अगर राक्षस कविता आती है तो ब्रह्म राक्षस कविता में मुक्तिबोध ने स्वयं ब्रह्म राक्षस का जो शिष्य होने की आकांक्षा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मैं ब्रह्म राक्षस का शिष्य हूँ, यह स्वीकार किया है। किसने? मुक्तिबोध जी ने। कविता का अगर हम शिल्प की बात करें, यह एक लंबी कविता है। लंबी कविताओं की तरह भाव श्रृंखला के कारण लंबी नहीं है, बल्कि समस्या का संपूर्णता से विश्लेषण करने के प्रयास में लंबी हो जाती है। यह कविता
लंबी कविताओं की तरह भाव श्रृंखला के कारण लंबी नहीं है, बल्कि समस्या का संपूर्णता से विश्लेषण करने के प्रयास में लंबी हो जाती है। प्रतीक अंधेरे में कविता की तरह यहाँ भी मैं और वहाँ द्वंद्व ब्रह्म राक्षस के विभक्त व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। अंधेरे में जैसे कविता में मैं और वह का द्वंद्व ब्रह्म राक्षस के में भी देखने को मिलता है। अंधेरे में कविता की तरह ही इसमें भी जो मैं और वह का द्वंद्व ब्रह्म राक्षस के विभाजित व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। श्रीकांत वर्मा ने दावा किया है कि मुक्तिबोध स्वयं ब्रह्म राक्षस की भूमिका में हैं और उसके शिष्य की भूमिका में भी वे स्वयं ही उपस्थित हैं। किसने? श्रीकांत वर्मा जी ने जो यह दावा किया है कि मुक्तिबोध स्वयं ब्रह्म राक्षस की भूमिका में है और उसके शिष्य की भूमिका में भी कौन है? मुक्तिबोध हैं। ब्रह्म राक्षस जो कविता है उस मन का प्रतीक है जो आदर्शवादी, आग्रही और व्यक्तिवादी दबावों के बीच पिसकर घुटता है, जबकि मैं यह ब्रह्म राक्षस का शिष्य समझ चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिकता में पूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त सूनी, बावड़ी, कोठरी, जनजीवन से कट जाने के प्रतीक और अखंड स्नान भी अपराध बोध जैसे प्रतीक होते हैं। फ्रंटीसी का प्रयोग वास्तविकता के अनावश्यक वर्णन से बचने एवं चीज़ों को समेटने के लिए किया गया है। फ्रंटीसी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? फ्रंटीसी शब्द का प्रयोग वास्तविकता के अनावश्यक वर्णन से बचने एवं चीज़ों को समेटने के लिए किया गया है इस कविता में। जो ब्रह्म राक्षस कविता है इसमें फ्रंटीसी का शब्द इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि वास्तविकता और अनावश्यक वर्णन से बचने और उन चीज़ों को समेटने के लिए किया गया है। बिंब योजना देखने को मिलती है। बिंब योजना भयानकता, रहस्यात्मकता को धारण किए हुए है। सामान्य जीवन, भौतिक विज्ञान, गणित, प्राकृतिक दृश्यों आदि का प्रयोग हुआ है। ब्रह्म राक्षस अगर कविता की बात की जाए, ब्रह्म राक्षस की अगर कविता की बात की जाए, ब्रह्म राक्षस कविता में ही सामान्य जीवन, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, प्राकृतिक दृश्यों आदि का प्रयोग देखने को मिलता है। किसमें? जो ब्रह्म राक्षस की महत्वपूर्ण कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। विगत सतपूर्ण का आभास जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनाता है गहन संदेह अनजानी किसी बीती हुई उन श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती है। घिरा रहा देह, हाथ के पंजे बराबर बाँह, छाती मुंह छपा छप, खूब करते साफ फिर भी मैल। सुमेरी बैलबोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक व तब से आज तक के सूत्र, छंद, मंत्र, थीरोम सब प्रमेयों तक की मार्क्स एंजल्स, रसेल, टॉक्टेल्बी की डी हिडेगर व स्पेनलर, शरत गांधी भी सभी के सिद्ध मतों का नया व्याख्यान करता है। वह आत्मचेतस किंतु इस व्यक्ति में भी प्राणायाम अनबन विश्व चेतस से बनाओ महत्ता के चरण में था। सदा कुल मन पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच ऐसी ट्रेजेडी है कि नीच है। सुमेरी बैलबोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक व तब से आज तक के सूत्र, छदम मंत्र, थिएसर सब प्रेमों तक की मार्क्स एंजल, रस एल्बनी, टीगर, सेल, स्पेंगर मात्र गांधी भी सभी के सिद्ध सिद्धांतों का नया व्याख्यान करते हैं। आत्मचेतस किंतु इस कविता इस व्यक्तित्व में भी प्रणयमय अनबन विश्व चेतस बे बनाओ महत्ता के चरणों में था। विषाद कुल मन पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच है।
अंधेरे में अगर कविता को हम देखते हैं तो मुक्तिबोध का कविता संग्रह चांद का मुँह टेढ़ा में यह कविता शामिल हुई। 1964 ईस्वी में चांद का मुँह टेढ़ा कविता संग्रह प्रकाशित हुई। कविता पहले आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से आई थी। जो यहाँ अंधेरे में जो कविता आई सबसे पहले यह किस रूप में आई थी? पहले आशंका के द्वीप अंधेरे नाम से यह कविता आई थी। जो कौन अंधेरे में जो कविता है तो आशंका के द्वीप अंधेरे नाम से आई थी। अगर हम अंधेरे कविता की बात विषय वस्तु की करें तो अंधेरे में कविता अपनी काल परिस्थितियों का बोध कराती है। अपने समय के सशक्त रचनाओं की अमुख हस्ताक्षर इस कविता का रचना काल 1957 से लेकर 1964 के बीच का रहा है। आज़ादी के बाद 60 उत्तर के उस दौर में आम आदमी की आशा उम्मीद उद्देश्य जैसे बिखर से गए थे। आज़ादी उसे एक झूठी थाली प्रतीत हुई जिसमें वह भ्रष्टाचार, शोषण, मूल्यहीनता परोस दी गई। सत्ता पक्ष द्वारा व्यक्तियों और संस्थाओं पर हमले शुरू हो गए। मुक्तिबोध स्वयं इसका शिकार हुए जब उनकी पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिबिंबित कर दिया गया। मुक्तिबोध ने इस कविता में मैं और वह के माध्यम से अपने साहित्य संपूर्ण मध्यवर्गीय व्यक्ति को आवाज़ दी है। मैं और वह एक व्यक्ति के मन में घटित हो रहे दो रूपों का चित्रण है, जहाँ मैं कथा में काव्य नायक और वह उसका प्रतिरूप है। 8 खंडों में विभक्त संपूर्ण कविता में मैं को वहाँ उद्वेलित करके जगाता रहता है, उसमें साहस भरता है। यह कविता फ्रंटीसी शैली में लिखी गई है। हिंदी की लंबी कविताओं में प्रमुख स्थान रखती है। में कविता जो है इसमें मैं और वह का साक्षात्कार 3 बार हुआ है। हृदय को देता बिजली के झटके अर्थात कविता में ऐसा कई बार मुक्तिबोध मध्य वर्ग की कमजोरियों पर चोट करते हैं, उसे उजागर करते हैं। तीसरे खंड में टॉलस्टॉय विचित्र प्रोसेसन और सत्ता के हाथ मिल बैठे प्रकांड आलोचक, विचारक, कवि, मंत्री, उद्योगपति आदि का जिक्र हुआ है। मुक्तिबोध प्रोसेसन को मृत्यु दल की शोभा यात्रा का नाम देते हैं। जो तीसरे खंड में क्या है? टॉलस्टॉय विचित्र प्रोसेसन और सत्ता से हाथ मिलाता बैठ प्रकांड आलोचक, विचारक, कवि, मंत्री, उद्योगपति आदि का जिक्र हुआ है। मुक्तिबोध प्रोसेसन को मृत्यु दल की शोभा यात्रा का नाम देते हैं। चौथे खंड में भाग रहे हैं। उसके बाद चौथे खंड में भाग रहे हैं मैं वह पर या यूं कहें मध्य वर्ग पर व्यंग करते हुए आगाह करते हैं। वह गाता है ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, अब तक जीवन क्या जिया। यह कथन किस में देखने को मिलता है? अंधेरे कविता में देखने को मिलता है हमें। किसकी? मुक्तिबोध जी की। श्रीकांत वर्मा अंधेरे में कविता को कविता का हिंदुस्तान कहते हैं। अंधेरे में कविता को कविता का हिंदुस्तान किस कवि ने, किस आलोचक ने कहा है? तो श्रीकांत वर्मा ने कहा है। अगर चांद का मुँह टेढ़ा है की भूमिका में श्रीकांत वर्मा ने कहा है, मुक्तिबोध जिंदगी में एक स्नायु के तनाव को एक बार जीवन में और दूसरी बार अपनी कविताओं में जीते हैं। क्या कहते हैं? चांद का मुँह टेढ़ा कविता में श्रीकांत वर्मा ने कहा है कि मुक्तिबोध जिंदगी में एक स्नायु के तनाव को एक बार जीवन में और दूसरी बार अपनी कविताओं में जीते हैं। रामविलास शर्मा का मानना है कि इस कविता में मौजूद मैं मुक्तिबोध का ही रूप है। उनके शब्दों में मुक्तिबोध की कविताओं को उनके व्यक्तित्व से अलग रख कर देखना संभव नहीं है। नामवर सिंह इसे अस्मिता की खोज बताते हैं। नामवर सिंह इसे अस्मिता की खोज बताते हैं। निर्मला जैन अंतःस्थल का विप्लव बताती हैं। निर्मला जैन क्या बताती हैं? निर्मला जैन अंतःस्थल का विप्लव बताती हैं। सिंह क्या बताते हैं? नामवर सिंह इसे अस्मिता की खोज बताते हैं।
कविता का शिल्प। यह एक लंबी कविता है जिसकी अंतर्योजना फ्रांसीसी शिल्प पर आधारित है। वास्तव में वास्तविकता के लंबे दृश्यों से निपटने के लिए इसका उपयोग होता है। स्वप्न का प्रयोग भी इसी संदर्भ में हुआ है। कविता में कथात्मक एक सूत्र एवं कार्यकरण की शब्दबद्धता दिखाई देती है। कविता की एक विशेषता उसकी नाटकीयता भी है। डॉक्टर नामवर सिंह नाटकीय विधान को इस कविता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं। भाषा अंग्रेजी, उर्दू, मराठी तत्सम शब्द आदि शब्दों का बेधड़क इस्तेमाल हुआ है। उर्दू जमाना मुफलिसी आदि, अंग्रेजी प्रोसेसन इज आर्टिलरी इत्यादि, मराठी नछा, गजर, कंदील आदि। अंग्रेजी, उर्दू, मराठी तत्समी शब्दों का बेधड़क इस्तेमाल हुआ है। उर्दू जमाना मुफलिसी आदि का प्रयोग, अंग्रेजी प्रोसेसन इज आर्टिलरी का प्रयोग, मराठी नछा, गजर, कंदील आदि का प्रयोग, विभिन्न बिंब, ध्वनि बिंब, चक्षुष बिंब आदि का प्रयोग देखने को इसमें मिलता है। उर्दू का प्रयोग देखने को, भाषा अंग्रेजी, उर्दू, मराठी तत्सम आदि शब्दों का बेधड़क इस्तेमाल इसमें देखने को मिला है। जिसमें उर्दू के शब्द कौन कौन से हैं? जमाना, मुफलिसी, और ये कौन से शब्द हैं? जमाना और मुफलिसी। अंग्रेजी प्रोसेसन इज आर्टिलरी, अंग्रेजी के शब्द हैं। मराठी नछा, गजर, कंदील, ये कौन सी भाषा के हैं? मराठी भाषा के। और विभिन्न बिंब के अगर बात करें तो ध्वनि बिंब, चक्षुष बिंब आदि का प्रयोग। अंधेरे में कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो अंधेरे में कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात करें तो यह भी तो सही है कि कमजोरियों से ही मोह है मुझको, यह भी तो सही है कि कमजोरियों से ही मोह है मुझको, इसीलिए टालता हूँ उस मेरे प्रिय को, वहाँ बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदुरे कगार तट पर। क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे बताओ, पैरों से महसूस करता हूं धरती का फैलाव। क्या करूं क्या ना करूं मुझे बताओ, पैरों से महसूस करता हूं धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूं दिशाएं, सांसों से अनुभव करता हूं दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल से धड़कता है अंधेरे का अंदाज। तो अंधेरे में कविता में ये जो पंक्तियां हैं, क्या करूं क्या ना करूं मुझे बताओ, पैरों से महसूस करता हूँ अंधेरे का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दिशाएं, सांसों से अनुभव करता हूँ दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल से धड़कता है अंधेरे का अंदाज। हाथों से तथ्य को सूंघती सी लगती है केवल शक्ति स्पर्श की गहरी। नाक पर चश्मा हाथ में डंडा, नाक पर चश्मा हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा बाह में बच्चा, आश्चर्य अद्भुत यह शिशु कैसे मुस्कुरा। उस दूत पुरुष ने कहा तब मेरे पास चुपचाप सोया हुआ यह था, संभालना इसको सुरक्षित रखना। इतने में पता हुआ अंधेरे में सहसा कंधे पर कुछ नहीं वह शिशु है, चला गया जाने कहाँ, और अब उसके ही हाथ पर मात्र सूरजमुखी फूल गुच्छे हैं। लोकहित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया, स्वार्थों के टेरियर कुर्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, जम गए जाम हुए फंस गए, अपने ही कीचड़ में धस गए, विवेक घबरा डाला स्वार्थों के तेल में आदर्श खा गए। यह कथन किस में देखने को मिलता है? यह अंधेरे कविता में देखने को मिलता है। और अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़। यह कथन किस में देखने को मिलता है? यह कथन अंधेरे में कविता में देखने को मिलता है। सत्य से सत्ता के युद्ध का रंग है, सत्य से सत्ता के युद्ध का रंग है, पर कमजोरियां सब मेरे संग हैं।
क्या है? सत्य से सत्ता के युद्ध का रंग है, पर कमजोरियां सब मेरे संग हैं। यह कथन किस में देखने को मिलता है? यहाँ अंधेरे कविता में देखने को मिलता है। अब व्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गण सब। सत्य से सत्य के युद्ध का रंग है, पर कमजोरियां सब मेरे संग। ये सब कथन अंधेरे कविता में देखने को मिलते हैं। वर्तमान समाज चल नहीं सकता है। आर्थिक वर्ग है कृतदास, किराए के विचारों का उद्भास। बड़े बड़े चेहरों पर रहस्यां पुत गई हैं। नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे की गटर में छिप गई हैं। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। एक एक वस्तु एक एक प्राणान अग्नि बम है। ये परम अस्तु पर पेच यम है। प्रत्येक हाथ की छाया में दूसरा आशय झिलमिला रहा है। परम अव्यक्ति मैं उसका शिष्य हूँ। यह कथन अंधेरे कविता में वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति वादी छल नहीं सकता, मुक्ति के मन में जन को। पथरीले चेहरों को खाकी कसी ड्रेस घूमते हैं, यंत्रवत बेपहचानने से लगते हैं वाकई। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। ये सब कथन अंधेरे कविता में देखने को मिलता है। हमने देखा धूमिल की कविताएं और मुक्तिबोध की कविताएं। अंधेरे में जो मुक्तिबोध की धूमिल की कविताएं कितनी हैं? 4 कविताएं। नक्सलवाड़ी मोचीराम अकाल दर्शन, ये जो संसद से सड़क तक 1972 में। और मुक्तिबोध की हमने देखा जो मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी में जो काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, उसमें भूल और गलती ब्रह्मराक्षस अंधेरे में कविता प्रकाशित हुई। तो अभी तक हमने पढ़ा, तो दोस्तों यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं सुदामा पांडे, धूमिल और मुक्तिबोध की जो यूजीसी नेट में लगी हुई कविताएं हैं। ये मुक्तिबोध की भूल और गलती, ब्रह्मराक्षस अंधेरे में, और सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं संसद से सड़क तक, मोचीराम, अकाल दर्शन, ये तीनों कविताएं संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में लगी हुई हैं। और रोटी और सांसद जो कविता है, ये कल सुनना मुझे जो 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ उसमें संकलित है। तो यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद हम किसको देखने वाले हैं? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र के जन्म की बात करें तो 1913 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1985 ईस्वी में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। भवानी प्रसाद मिश्र का यह पहला काव्य संग्रह गीत फरोश 1956 ईस्वी में आया। जो भवानी प्रसाद मिश्र का पहला गीत फरोश कितने सन में आया? 1956 ईस्वी में आया। और मिश्र जी को सहजता का कवि कहा जाता है। मिश्र जी को क्या कहा जाता है? मिश्र जी को सहजता का कवि कहा जाता है। गीत फरोश कविता संग्रह में, काव्य संग्रह में 1956 ईस्वी में जो आया। सतपुड़ा के जंगल, ये भी 1900, ये जो क्या कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र के गीत फरोश काव्य संग्रह में दोनों संकलित हैं। ये सतपुड़ा के जंगल और गीत फरोश दोनों। अगर हम गीत फरोश कविता की बात करें, उसका विषय वस्तु क्या है? गीत फरोश कविता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय की कवि की लाचारी है। कविता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कवि की लाचारी है। कविता को लेकर कवि की मनोदशा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। वो किस प्रकार अपने आप को लाचारी और क्या दिखती है कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। पंक्ति का बार बार दोहराव होना कवि की व्यवस्था का द्योतक है। कवि आरंभ में गीत नहीं बेचना चाहता है। कवि जो होता है आरंभ में गीत नहीं बेचना चाहता है, लेकिन लोगों का ईमान बिकता देख वह अपनी शर्म छोड़कर तरह तरह के गीत बनाकर बेचने लगा। वो कहते हैं जब लोगों का ईमान बिकता है, लोगों का ईमान धर्म सब बिकता है, तो मैं अगर गीत बेचता हूँ तो उसमें क्या गलत करता हूँ? यही वो कहते हैं कि ईमान बिकता देख वह भी अपनी शर्म को छोड़कर तरह तरह के गीत बनाकर बेचने लगा। नए दौर में प्रकाशकों के चक्कर काटने में कवि व्यापारी हो गया, या यूँ कह लें कि अपनी आजीविका चलाने के लिए मजबूरन उसे प्रकाशकों या लोगों के मन के अनुरूप चलना पड़ रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता
सरल, साधारण और लयबद्ध है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता कैसी है? भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविता है सरल, साधारण और लयबद्ध है। इस कविता में प्रकाशकों की लोभी और लालची प्रवृत्ति के बीच विवश होती कवि की प्रतिभा का दमन दिखाई देता है। काव्य लक्षण की बात करें अगर, जो इनकी कविता कौन सी? गीत फरोश कविता में काव्य लक्षण क्या है? काव्य अन्य पक्ष भी, संवेदना पक्ष हम देखते हैं। जो यह कविता कवि ने फिल्मी दुनिया में बिताए अपने समय को याद करके लिखी है। कवि की व्यवस्था यह है कि उसे प्रकाशक या निर्माता के अनुसार ही चलना है। कवि की व्यवस्था क्या है? उसे प्रकाशक या निर्माता के अनुसार ही चलना है। वह गीत बेचने को पाप तो कहता है, पर वह लाचार है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, गीत बेचता हूँ। गीत फरोश कविता की पृष्ठभूमि के विषय में स्वयं कवि का कहना है कि हंसने वाली यह कविता मैंने बड़ी तकलीफ में लिखी है। यह है तो हंसने वाली, लेकिन मैंने इस कविता को बड़ी ही तकलीफ में लिखा है। मैं पैसों को कोई महत्व नहीं देता, पर पैसा ही बीच में अपना महत्व स्वयं प्रतिष्ठित करता है। ये क्या कहते हैं? कहते हैं मैं पैसों को कोई महत्व नहीं देता, पर पैसा ही बीच में अपना स्थान प्रतिष्ठित कर लेता है। मुझे अपनी बहन की शादी कराने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। पैसे मेरे पास नहीं थे, तब मैंने कलकत्ता में बन रही फिल्म के लिए गीत लिखे। गीत अच्छे लिखे गए, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि मैंने उससे पैसे लेकर गीत लिखे। इस कविता में उपभोक्तवादी युग की विसंगतियाँ भी सामने आई हुई हैं और मिश्रित भाषा। गीत फरोश कविता की भाषा कैसी है? गीत फरोश कविता की भाषा बोलचाल की मिश्रित भाषा है। इस भाषा का स्वर व्यंग्यात्मक और हास्यपूर्ण है। इसकी शैली संवादात्मक, जैसे फेरी वाला अपने सामने बैठे ग्राहकों से सीधे वार्तालाप करता है। जैसे फेरी वाला अपने सामने बैठे ग्राहकों से सीधे वार्तालाप करता है। ये फरोश की महत्वपूर्ण, अगर हम पंक्तियों की बात करें तो गीत फरोश कविता की महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं, तो जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझे, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जागी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। जी हाँ, लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप है, गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। सतपुड़ा के जंगल, इसके बाद हम कविता देखते हैं। सतपुड़ा के जंगल की कविता का विषय वस्तु क्या रहा है? सतपुड़ा के घने जंगल कविता पाठकों को एक अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया में लेकर जाती है। इसमें कवि ने अंचल विशेष का यथार्थ बिंब प्रस्तुत किया है। घने जंगल के सूक्ष्म से सूक्ष्म दृश्यों को में पिरोया है। शाल पलाश के पेड़, सांप की काली लताएं, अजगरों से भरे जंगल, झरने नाले, जंगली पक्षी जीव सभी इसमें आते हैं। मिश्र जी का प्राकृतिक प्रेम इस कविता में स्पष्टता दिखाई देता है। मिश्र जी का क्या चीज़? मिश्र जी का प्राकृतिक प्रेम इस कविता में स्पष्टता दिखाई देता है। कविता के अन्य पक्ष की अगर हम बात करें, भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा शैली अत्यंत सहज बोलचाल की भाषा के निकट है। भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा शैली है कैसी है? भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा शैली अत्यंत सहज और बोलचाल की भाषा के निकट है। सतपुड़ा के जंगल में प्रयुक्त हुए झाड़, कास, घास, ऊंच अनमने जंगल आदि शब्द
सहज और जिनसे पाठक सीधे जुड़ जाता है। उनकी कविताओं को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई मित्र हमसे बातचीत कर रहा है। सहजता इनकी भाषा में देखने को मिलती है, इनकी काव्य भाषा में सहजता मिश्र जी की काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। सहजता जो मिश्र जी के काव्य की क्या है, सबसे बड़ी विशेषता है। मिश्र जी के काव्य में प्रकृति के सहज, मोहक और यथार्थ रूप का चित्रण मिलता है। उनका प्राकृतिक चित्रण छायावादी सौंदर्य चित्रों से भिन्न है। उनकी कविताओं में सतपुड़ा, विंध्य, रेवा, नर्मदा आदि के अनेक चित्रण मिलते हैं। सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल निर्जीव न रहकर सजीव प्रमाण जीवन का प्रतिरूप बन गए हैं। जंगल के विभिन्न अवयव जीवन और जगत की विभिन्न परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। क्या करते हैं? मिश्र जी की काव्य में प्रकृति के सहज, मोहक और यथार्थ रूप का चित्रण देखने को मिलता है। उनका प्राकृतिक चित्रण छायावादी सौंदर्य चित्रों से भिन्न है। सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल निर्जीव न रहकर सजीव सप्राण जीवन का प्रतिरूप बन गए हैं। जंगल के विभिन्न अवयव जीवन के और जगत की विभिन्न स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं। सतपुड़ा के जंगल की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं? अगर हम देखें, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से हैं। सतपुड़ा के जंगल क्या हैं? सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से हैं। ऊँघाते अनमने जंगल और मुँह से लपकती मत करती बास आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके। क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक फैला हुआ सा। क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा। क्षुब्ध काली लहर वाला, मिथित उथित जहर वाला। धसो इनमें डर नहीं है, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों काल कथा, कहते अनेकों नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों कल कथा, कहते अनेकों नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। हरित दुर्वा रक्त किस लय, पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा के जंगल घने लताओं के बने जंगल। हरित दुर्वा रक्त किस लय, पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। ये थे सतपुड़ा के जंगल की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। धसो इनमें डरो नहीं, मौत का यह घर नहीं। उतर कर बहते अनेकों कल कथा, कहते अनेकों नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। ये सतपुड़ा के जंगल की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, तरह तरह के गीत बेचता हूँ। ये कथन गीत फरोश कविता से, जो 1956 ईस्वी में इनका गीत फरोश काव्य संग्रह आया था भवानी प्रसाद मिश्र का, उसमें प्रकाशित हुई थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कविताएं कौन कौन सी लगी हुई हैं। और अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे है। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ है और उनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई है। उत्तर के कुशीनगर में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का जन्म कहाँ? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ है और 1911 से 1987 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। और इनकी कविताओं की बात करें तो इनकी कविताएं कालगी बाजरे की 1949 ईस्वी में जो यह कविता प्रकाशित हुई थी। हरी घास पर क्षण भर, ये भी 1949 ईस्वी में। यह द्वीप अकेला 1952 ईस्वी में। असाध्य वीणा 1961 ईस्वी में। कितनी नाव में कितनी बार 1966 ईस्वी में ये कविताएं थी जो प्रकाशित हुई। अगर काव्य संग्रह की बात करें, कालगी बाजरे की हरी घास पर क्षण भर 1949, हरी घास पर क्षण भर जो है ये भी 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई काव्य संग्रह में। यह द्वीप अकेला बावरा अहेरी काव्य संग्रह में प्रकाशित 1954 में हुई। और असाध्य वीणा कौन से काव्य संग्रह में कविता प्रकाशित हुई? तो आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में। कितनी नाव में कितनी बार, यह भी 1967 ईस्वी में काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। तो इनकी कौन सी
कविताएं कितने समय में आई? कलगी बाजरे 1949, हरी घास पर क्षण भर 1949, यह द्वीप अकेला 1952, असाध्य वीणा 1961, कितनी नाव में कितनी बार 1966, कितनी नाव में कितनी बार कविता कौन से काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई? कितनी नाव में कितनी बार में ही प्रकाशित हुई? कालगी बाजरे की जो काव्य संग्रह कालगी बाजरे की कौन से काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई? हरी घास पर क्षण भर 1949, हरी घास पर क्षण भर ये भी 1949 में ही प्रकाशित। बावरा अहेरी 1964 ईस्वी में। आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा जो कविता है वो किसमें प्रकाशित हुई? असाध्य वीणा कविता जो आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये हैं कालगी बाजरे की कविता। आगे की कलगी बाजरे की कविता। आगे ने प्रयोगधर्मी कवि हैं। आगे कैसे हैं? आगे प्रयोगधर्मी कवि हैं। परंपरा में उपयुक्त उपमान की समझ में पुराने आगे प्रयोगधर्मी कवि हैं। परंपरा में प्रयुक्त उपमान की समझ में पुराने पकड़ कर घिस चुके हैं, इसलिए अपनी प्रणय अभिव्यक्ति के लिए वे नए ताजे उपमानों की खोज करते हैं। मैले हो चुके उपमान, ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, शरद के भोर की निहाई कोई, और टटकी कली चंपे की। ये क्या मैले हो गए हैं उपमान? ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, शरद के भोर की निहाई कोई, और टटकी कली चंपे की। हरिद्वार दिए गए उपमान, हरिद्वार द्वारा दिए गए कवि द्वारा दिए गए उपमान कौन कौन से हैं? हरी बिछली घास, दोहती कलगी छरहरी बाजरे की। और कलगी बाजरे की अगर काव्य पंक्तियों की बात करें तो बल्कि केवल ये उपमान मैले हो गए हैं। ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं चूक। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। बिछी घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। कहीं सच्चा, कहीं प्यार का प्रतीक बिछली घास है। कहीं पर सच्चे प्रतीक के रूप में आया है तो कहीं सच्चा प्रेम का प्रतीक के रूप में बिछली घास आई है। शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है। शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है। ये सब किस में देखने को मिलते हैं? कलगी बाजरे की कविता में देखने को मिलते हैं। हरी घास पर क्षण भर कविता की अगर हम बात करें तो हरी घास पर क्षण भर कविता, यह कविता नगर सभ्यता की सारी कृत्रिमता को त्याग कर क्षण भर के लिए ही सही प्रकृतिस्थ हो जाने का आह्वान करती है। जनवादी युग में व्यक्ति स्वतंत्र भी आज्ञा के लिए जरूरी मुद्दा है। वह सारी बेचैनी, सारे सरोकार, सामाजिकता सब कुछ भूलकर असीम प्रकृति में लय हो जाने की बात करते हैं। ऐसा करना आज्ञा के लिए पलायन या स्खलन नहीं है। ऐसा करना आज्ञा के लिए पलायन या स्खलन नहीं है। हरी घास अनुसंधान मानो मन की भावना का प्रतीक है। हरी घास क्या है? हरी घास जो है अधुनतान मानो मन की भावना का प्रतीक है। क्षण पर जोर है, द्वैत उपमाएं हैं। क्षण पर जोर है, द्वैत उपमाएं हैं। संथाली झूमर का लंबा कसक भरा आलाप, रेल का आह की तरल धीरे धीरे खींचना। संथाली झूमर का लंबा कसक भरा आलाप, रेल का आह की तरह धीरे धीरे खींचना। ये किसमें? हरी घास पर क्षण भर के लिए प्रयुक्त। हरी घास क्षण भर की महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात अगर करें, और घास तो अधुनतान मानो मन की भावना की तरह है, और घास तो अधुनतान मानो मन की भावना की तरह है, सदा बिछी है। हरी
न्योती हरी न्योती कोई आकर रौंदे, आओ बैठो तनिक और सट कर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे बस। नहीं दरारें सभ्य शिष्ट जीवन की क्षण भर भुला सकें हम, नगरी की बेचैनी बुदबुदाती गड्ढ मड अकुलाहट और ना माने उसे पलायन क्षण भर देख सकें आकाश धरा दूरवा मेघाली पौधे लता दोहलती फूल झर्रे पत्ते तितली भुवने फुनगी पर पूछा उठाकर इतराती छोटी छोटी सी चिड़ियाँ और ना सहसा चोर कर उठे मन में प्रकृतिवाद और स्खलन, क्योंकि युग जनवादी है। भर हम ना रह रह कर भी सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में किसी दूर सागर की लोल लहर की, याद कर सके अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी हैं। संस्मरण हमारा जीवन का अनुभव प्रत्यावलोकन हम ना हीन बनावे प्रतिमुख होने के पाप बोध से। आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की आँखों की अंतर्मन की और हमारी सजे की अनगित स्मृतियों की तुम्हें निहारूं। झिझक ना हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है, केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का रही सीमाहीन खुलेपन का ही। वह हमको भी तो यह हरी घास ही जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जागे से सदा उसे रौंद आते हैं। ये कौन से कविता संग्रह में देखने को मिलती है? हरी घास पर क्षण भर। यह द्वीप अकेला की अगर कुछ हम महत्वपूर्ण कविताओं की बात करें, यह द्वीप अकेला यह कविताज्ञ की वैचारिक को स्पष्ट करती है। यह द्वीप अकेला जो कविता है क्या उनके वैचारिकी को स्पष्ट करती है। वहाँ व्यक्ति स्वतंत्र के हिमायती तो हैं, परंतु व्यक्ति का समाज से पृथक अस्तित्व नहीं मानते हैं। अज्ञ की व्यक्ति स्वतंत्रता से अर्जित सृजनशीलता के समाज में समर्पण के आकांक्षा है। यह द्वीप व्यक्ति तथा पंक्ति समाज का प्रतीक है। यह द्वीप कैसा है? यह द्वीप व्यक्ति तथा पंक्ति समाज का प्रतीक है। व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया जाता है। व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। यह द्वीप अकेला की काव्य पंक्तियाँ। यह द्वीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ अद्वितीय यह मेरा, यहाँ मैं स्वयं विसर्जित, यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म आयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यहाँ वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा है, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा है। गुस्सा अपमान अवज्ञा के धुंधलाते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चीरु जागरूक अनुरक्त नेत्र में, उल्लंघन बाहु यह चीर अखंड अपनापा। अकेला की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी खुलता में भी कांपा, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी खुलता नहीं लघुता लिखा है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। गुस्सा अपमान अवज्ञा के धुंधलाते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उल्लंघन बाहु यह चीर अखंड अपनाया। ये कथन जो है द्वीप अकेला कविता में देखने को मिलता है। और इसके बाद हम देखते हैं असाध्य वीणा। असाध्य वीणा की बात करें तो यहाँ वीणा जो है इसके 3 खंड हैं, अंता सलीला चक्रांत शीला और असाध्य वीणा। असाध्य वीणा के कितने खंड हैं? असाध्य वीणा को 3 खंडों में विभक्त किया है, जिसमें कौन कौन से? पहला तो अंता सलीला चक्रांत शीला असाध्य वीणा, यह आगे की लंबी कविता है। इसकी मूल संवेदना जो है असाध्य वीणा
सृजन तत्व की व्याख्या करना। सृजन तत्व के संबंध में कविता मूलतः 4 पक्षों पर चिंतन करती है। सृजन की आहारता, सृजन की प्रक्रिया, सृजन तत्व का स्वरूप और सृजन का प्रभाव। सृजन की मूल आहारता आत्मनिवेदन का भाव है। जो इस कविता का मूल भाव है वो क्या है? आत्मनिवेदन का भाव है। किसमें? अषाढ़ वीणा कविता में। सृजन की प्रक्रिया का मूल संबंध अहंकार के विलयन से है। इस अषाढ़ वीणा में अहंकार के विलयन से है। सृजन की मूल आहारता का आत्मनिवेदन भाव है और सृजन की प्रक्रिया अपने आप वैयक्तिक हो सकती है, समाज सापेक्ष नहीं। सृजन तत्व के स्वरूप को यह कविता भारतीय दर्शन के अनुरूप ब्रह्म को समाज में महत्व देती है। पश्चिमी चिंतन के अनुरूप यह कला को साधना के रूप में प्रतिष्ठित नहीं करती है। किसमें? पश्चिमी चिंतन के अनुरूप कला को साधना के रूप में प्रतिष्ठित नहीं करती है। कौन सी? अषाढ़ वीणा। कथानक का स्रोत अगर हम देखें, अषाढ़ वीणा की कथा का आधार जापान में प्रचलित एक लोक कथा है। कहाँ पर? किसकी प्रचलित? अषाढ़ वीणा कथा का आधार जापान में प्रचलित एक लोक कथा है जो ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी लर्निंग ऑफ द हेल्प के नाम से संकलित की गई थी। इसका कथा के अनुसार एक जादूगर ने किरी नामक विशाल वृक्ष से एक वीणा बनाई है। किसका? एक जादूगर ने एक कौन से पेड़ से बनाई है? किरी नामक वृक्ष से एक वीणा बनाई है। चीन के सम्राट ने इस वीणा को संभाल कर रखा है। वह चाहता था कि इसे कोई बजाए। कई कलावंतों के प्रयास करने के बावजूद इसे कोई नहीं बजा सका। अंत में वीणाकारों के राजकुमार पी.ओ. ने अपनी साधना के द्वारा, किसने? कौन से राजकुमार? पी.ओ. ने अपनी साधना के द्वारा वीणा को बजाया। जब सम्राट ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने बताया कि औरों को सफलता इसलिए नहीं मिली कि वे सभी अपनी बात करते थे, जबकि मैंने स्वयं को भूलकर वीणा में निहित संगीत को जगाया है। मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं वाद्ययंत्र हूँ या वाद्य यंत्रमय। मैं खुद नहीं जानता मैं वाद्ययंत्र हूँ या वाद्ययंत्र मैं। ने इस कथा को भारतीय संदर्भ में गढ़ा है। क्रीट नामक एक वृक्ष से वज्रकीर्ति ने जीवन भर की साधना के उपरांत एक वीणा बनाई। उत्तराखंड के गिरी प्रांत से यह वीणा राजा के दरबार में पहुंची, पर कोई भी कलावंत इसे साध नहीं पाया था। अंततः केशकम्बली प्रियंवद ही इस वीणा को बजाता है। कौन? केशकम्बली प्रियंवद बजाते हैं इसको। कविता के स्मरणीय तथ्य, यह 321 पंक्तियों की कविता है। यह कितनी पंक्तियों की कविता है? 321 पंक्तियों की। जो अषाढ़ वीणा कितने पंक्तियों की कविता है? अषाढ़ वीणा 321 पंक्तियों की कविता है। क्रीट तरु की जड़ वासुक नाग के फण पर आधारित थी। क्रीट तरु की जड़ किस पर? वासुक नाग के फण पर आधारित थी। वज्रकीर्ति ने सारा जीवन इस वीणा को गढ़ा। वीणा पूरी होते ही उसका जीवन भी समाप्त हो गया। मुझे स्मरण है कविता में 6 बार प्रयुक्त हुआ है। वीणा बजने पर रानी ने प्रियंवद को शत लड़ी माला अर्पित की है। कुछ विद्वान इस कविता पर जैन बुद्धिज्म का प्रभाव मानते हैं। कुछ विद्वान क्या करते हैं? कुछ विद्वान इस कविता पर जैन बुद्धिज्म का प्रभाव मानते हैं। इसका संबंध महायान संप्रदाय से है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध महायान संप्रदाय से है। सृजनात्मक रहस्य से है। मौन से स्वर और स्वर से मौन की यात्रा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। मौन से स्वर और स्वर से मौन की यात्रा, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अषाढ़ वीणा की अगर महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात करें तो आ गए प्रियंवद केशकम्बली के
आ गए प्रियंवद केश कंबली गुफा गे हैं। राजा ने आसन दिया, कहा कृतज्ञ हुआ मैं तात पधारे आप। भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। वज्र कीर्ति ने मंत्र पूत जिस अति प्राचीन कीर्ति तर से इसे गढ़ा था, उसी कीर्ति तर से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन उसे गढ़ा है। हठ साधना यही थी उस साधक की। निर्वाह कहाँ मैं सह पाऊँ। मेरे अंधियारे अस्तम में आलोक जगा स्मृति का। श्रुत का तू गा तू गा तू गा तू गा सुनता हूँ मैं, पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको। मुझ में शोक वायु सा नाद भरा उड़ जाता है मैं। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ। मुझे स्मरण है पर अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मांड का मौन। अशेष प्रभामय डूब गए सब एक साथ। जय देवी यश कय या तत् सबकी अलग अलग जगी। संगी हुई पा गई विगल, श्रेय नहीं कुछ मेरा। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना अपने जो वह मेरा नहीं, ना वीणा का था वह तो सब कुछ की तथात की महाशून्य। वह महामौन अविभाज्य अनप्त अद्रवित प्रमेघ जो शब्दहीन शब में गाता है। उठ गई सभा सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया कितनी नावों में कितनी बार। देखते हैं कितनी नावों में कितनी बार। यह कविता सत्य की खोज की यात्रा को दर्शाती है। कितनी नावों में कितनी बार यह कविता क्या करती है, सत्य की खोज की यात्रा को दर्शाती है। व्यक्ति सत्य की खोज में बार बार भटकता रहता है। वह तथ्यों को सत्य समझकर उनके पीछे जाता है, पर तथा अंततः व्यक्ति को आक्रांत ही रहते हैं। यहाँ एक संकेत भारतीय जीवन मूल्य की ओर भी है। कवि विदेशों में सत्य की खोज में भटका, परंतु वहाँ तथ्यों की शुष्कता ने उसे आक्रांत ही किया। जब जब ऐसा हुआ वह लौटकर इसी भारतीय जीवन का मूल्य की ओर आया है। नाव में कितनी बार कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात करें, और कितनी बार कितने जगमग जहाज, और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर। किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहा है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते हैं, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। सत्य नहीं है अंतहीन सच्चाइयाँ हैं। सत्य नहीं है अंतहीन सच्चाइयाँ हैं। केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य। सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयाँ हैं। उसके बाद हम देखते हैं कविता नागार्जुन की। नागार्जुन का अगर जन्म की बात करें, 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1998 ईस्वी में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। किसकी? नागार्जुन की। सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे का भी जन्म 1911 में हुआ, लेकिन उनकी 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। लेकिन नागार्जुन की बात करें तो 1911 से 1998। इनकी कविताएं कौन कौन सी लगी हैं? कालिदास, बादल को घिरते देखा है, मनुष्य हूँ अकेला और उसके बाद, खुरदुरे पैर शासन की बंदूक। तो बादल को घिरते देखा सबसे इम्पॉर्टेंट है कालिदास। ये भी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले कालिदास की अगर कविता की बात करें तो सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी में संग्रह, 1959 ईस्वी रंगे पंखों वाली
काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई। कौन सी? कालिदास जो कविता है सतरंगे पंख वाली 1959 ईस्वी काव्य संग्रह में संकलित हुई या प्रकाशित हुई। अन्य महत्वपूर्ण कविताओं में अकाल और उसके बाद सिंदूर, तिलक भाल प्रमुख हैं। नागार्जुन द्वारा रचित यह कविता बहुचर्चित और भावना प्रधान है। जो कालिदास की कविता है, कालिदास ये जो कविता है ये कैसी है? कालिदास कविता नागार्जुन द्वारा रचित कविता बहुचर्चित और भावना प्रधान है। कविता की अगर हम विषय वस्तु की बात करें तो इस कविता में कालिदास की 3 कृतियों में वर्णित कथाओं का चित्रण देखने को मिलता है। कालिदास कविता में कितनी कृतियों? कालिदास की 3 कृतियों में वर्णित कथाओं का चित्रण है। कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य से राजकुमारी इंदुमती व राजा अज की कहानी, इंदुमती की मृत्यु होने पर अज का विलाप, कुमार संभव महाकाव्य से शिव द्वारा कामदेव को भस्म किया जाना तथा कामदेव की पत्नी रति का विलाप, मेघदूतम खंडकाव्य, इसमें यक्ष की कथा, कुबेर ने यक्ष को अल्पपुरी से निष्कासित कर दिया है। इसके बाद यक्ष नामगिरी नामक पर्वत पर रहता है तथा वर्षा ऋतु में प्रेमिका की याद आने पर मेघ को दूत बनाकर संदेश भिजवाता है। नागार्जुन इस कविता में लिखते हैं कि कालिदास अपनी रचनाओं में स्वयं के भाव वेग को पात्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। नागार्जुन क्या लिखते हैं? नागार्जुन इस कविता में लिखते हैं कि कालिदास अपनी रचनाओं में स्वयं के भाव व वेग को पात्रों के माध्यम से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। विशेष अगर देखें कालिदास कवि की भावुकता के साथ साथ उनके सूक्ष्म चिंतन को यह कविता व्यक्त करती है। कौन सी कालिदास कविता है जो कवि के भावुकता के साथ साथ उनके सूक्ष्म चिंतन को अभिव्यक्त करती है? इस रचना में शिव द्वारा कामदेव के भस्म होने की प्रसंग आता है। इस कविता में संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ साथ आम बोलचाल के शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कालिदास की काव्य पंक्तियाँ इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से दूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो। अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियंवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। यह कथन किसमें देखने को मिलता है? कालिदास की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इसमें क्या ये उससे मिलती हुई प्रियंवद वाली कविता जो असाध्य वीणा उससे मिलती जुलती है कविता दिख रही है। हम इसकी पंक्तियां थोड़ा सा, पर पीड़ा से दूर परे हो, थक थक कर सो चूर चूर हो। अमल धवल गिरी के शिखरों पर, ये उसमें भी गिरि पर्वतों का जिक्र आता है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियंवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। यह कालिदास की महत्वपूर्ण काव्य की पंक्तियां हैं। इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो। अमल धवल गिर के शिखरों पर प्रियंवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। बादल को घिरते देखा, उसके बाद अगर हम कविता को देखेंगे तो बादल को घिरते देखा कविता, यह कविता हिमालय पर्वत के सौंदर्य पर आधारित है। बादल को घिरते देखा कविता कैसी है? यह कविता हिमालय पर्वत के सौंदर्य पर आधारित है। यह प्रकृति चित्रण पर आधारित कविता है। किसकी है? नागार्जुन की, जो बादलों को घिरते देखा सबसे महत्वपूर्ण कविता है। इसमें विशेष की अगर बात करें, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उसकी बात करें तो संपूर्ण कविता संगीतात्मकता है। जो बादल को घिरते देखा, यह संपूर्ण कविता कैसी है? संपूर्ण कविता संगीतात्मकता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। तिब्बत यात्रा के दौरान हिमालय के सौंदर्य पर लिखी गई कविता है। तिब्बत यात्रा के दौरान हिमालय के सौंदर्य पर लिखी गई कविता है। बादल को घिरते देखा है कि काव्य पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं? बादल को घिरते देखा है कि काव्य पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं? ऋतु वसंत का सुप्रभात था,
ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद अनिल बह रहा। बाला रुण की मृदु किरणें थी, बाला रुण की मृदु किरणें थी। अलग बलग स्वर्णाभ शिखर थे, कहाँ गया धनपति कुबेर वहाँ, कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी अलका, कहाँ गई उसकी अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। जाने दो वह कवि कल्पित था, जाने दो वह कवि कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझन से, मेघ को झंझन से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बादल को घिरते देखा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद अनिल बह रहा। बाला रुण की मृदु किरणें थी, अलग अलग स्वर्णभ शिखर था, अलग अलग स्वर्णभ शिखर थे। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैं तो भीषण जाड़ों में भी नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझनील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। मैं मनुष्य हूँ कविता, नागार्जुन की मनुष्य हूँ कविता। यह मानवतावादी कविता है जिसमें कवि ने मनुष्य की नीयत पर व्यंग किया है। मजदूर, किसानों आदि द्वारा शासन से प्रश्न पूछा है। और क्या मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं स्वप्नों को नहीं देख सकता, यह भी कहते हैं। कौन? नागार्जुन। क्या कहते हैं? यह मानवतावादी कविता है जिसमें कवि ने मनुष्य की नियति पर व्यंग किया है। कवि ने मनुष्य की नियति पर व्यंग किया है। मजदूरों, किसानों आदि द्वारा शासन से प्रश्न पूछा जाता है कि क्या मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं सपनों को नहीं देख सकता। अर्थात कवि के अनुसार मनुष्य को मनुष्य समझा जाए और भेदभाव ना हो। और इसके हम विशेष की बात करें, प्रगतिवादी सोच से युक्त यह कविता है। प्रगतिवादी सोच से युक्त कविता है। मनुष्य हूँ की काव्य पंक्तियाँ हैं। मनुष्य हूँ की काव्य पंक्तियों की बात करें, और रोहित सरिथ जिसका एकमात्र पहिया है, जिसमें 7 घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए। पृथ्वी ही मेरी माता है, पृथ्वी ही मेरी माता है। इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। अकाल। और उसके बाद कविता अगर बात करें तो मनुष्य हूँ, यह कविता में कौन सी पंक्तियाँ हैं? यह जो मनुष्य हूँ कैसी कविता है? प्रगतिवादी सोच से युक्त कविता है। मनुष्य हूँ की काव्य पंक्तियों की बात करें अगर हम, उरूह रहित शरिथ जिसका एकमात्र पहिया है, जिसमें 7 घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए, मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए। पृथ्वी ही मेरी माता है, इसे देखकर हरित भारत मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। यह कथन मनुष्य हूँ की काव्य पंक्तियाँ हैं। अकाल और उसके बाद की अगर हम पंक्तियों की बात करें, इस 8 पंक्ति की कविता में कवि ने प्रथम 4 पंक्तियों में अकाल के समय की स्थिति तथा अंतिम 4 पंक्तियों में अकाल के बाद के दृश्य का वर्णन किया है। विशेष यह तुकांत प्रवृत्ति की कविता है। यह कैसी है? यह तुकांत प्रवृत्ति की कविता है। प्रथम 4 पंक्तियों में कई दिनों तक, अंतिम 4 पंक्तियों में कई दिनों के बाद की प्रवृत्ति आती है। प्रथम जो 4 पंक्तियां हैं उनमें कई दिनों तक, और अंतिम 4 पंक्तियां जो हैं कई दिनों के बाद तक की आवृत्ति आती है। यहाँ हिंदी के शयन छंद में लिखी गई कविता है। यह कैसी कविता है? यह हिंदी के शयन छंद में लिखी गई कविता है। इसकी भाषा बोलचाल की भाषा के निकट है। अकाल और उसके बाद काव्य पंक्तियाँ, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, बहुत ही अकाल और उसके बाद
ये कविता बहुत ही किसकी है? नागार्जुन की है। वो ये महत्वपूर्ण इसमें पंक्तियां हैं कि दाने आए घर में कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पंखे कई दिनों के बाद। यह अकाल और उसके बाद काव्य की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। किसकी है? नागार्जुन की। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। यह अकाल और उसके बाद काव्य पंक्तियां हैं। और उसके बाद खुरदुरे पैर की विषय वस्तु क्या है? खुरदुरे पैर विषय वस्तु एक रिक्शा चालक के जीवन का अंकन किया गया है। खुरदुरे पैर कविता जो है उसमें क्या किया गया है? रिक्शा चालक के जीवन का अंकन किया गया है। विशेष प्रगतिशील विचारों से युक्त कविता है। ये जो खुरदुरे पैर हैं वो प्रगतिशील विचारों से युक्त कविता है। मजदूरों के प्रति व्यक्त सहानुभूति का अंकन देखने को मिलता है। सहज भाव और भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। वामन अवतार में 3 पग द्वारा संपूर्ण सृष्टि नापने की मिथक तुलना रिक्शा के 3 पहियों से है। वामन अवतार में 3 पग द्वारा संपूर्ण सृष्टि नापने की जो मिथक कथा है वो किससे है? तुलना रिक्शा के 3 पहियों से है। इसकी अगर महत्वपूर्ण खुरदुरे पैर काव्य की पंक्तियां देखें तो धस गए कुसुम कोमल मन में, गुट्ठल घटलों वाले कलिश कठोर पैर, नाप रहे थे धरती का अनहद फसला, घंटों के हिसाब से ढोए जा रहे थे। यह कथन किसका है? ये सब खुरदुरे पैर के शासन की बंदूक एक है। नागार्जुन की शासन की बंदूक कविता जो है उसमें क्या देखने को मिलता है? शासन की बंदूक कविता में सत्ता व्यवस्था में वर्णित दमन चक्र की ओर संकेत किया गया है। 5 दोहों का संकलन है। यह जो शासन की बंदूक कविता है, कवि शासन के खिलाफ गैर समझौतावादी रुख अपनाता है। कवि क्या करता है? कवि शासन के खिलाफ गैर समझौतावादी रुख अपनाता है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ लिखा गया है। जनवादी चेतना का प्रभाव देखने को मिलता है। अनुप्रास का सुंदर प्रयोग, विनोबा भावे का जिक्र होता है। किसमें? शासन की बंदूक में। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर बैठ गई कोकिला कूक, बाल ना बांका कर सकी शासन की बंदूक। ये शासन की बंदूक से कविताएं हैं। इसमें विशेष कवि शासन के खिलाफ गैर समझौतावादी रुख अपनाते हैं। कांग्रेस सरकार के खिलाफ लिखा गया है। जनवादी चेतना का प्रभाव, अनुप्रास का सुंदर चित्र, विनोबा भावे का जिक्र, ये सभी इसमें देखने को मिलता है। तो कौन कौन सी थी नागार्जुन की कविता? हमने देखा शासन की बंदूक में खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। शासन की बंदूक कविता से ली गई हैं। और उसके बाद नाप रहे थे धरती का अनहद फासला, घटा के हिसाब से ढोए जा रहे थे। ये किस कविता की पंक्तियां हैं? खुरदुरे पैर की एक रिक्शा चालक के जीवन का अंकन किया गया है। इसमें प्रगतिशील विचारों का युक्त मजदूरों के प्रति व्यक्ति सहानुभूति का अंकन, सहज भाव और भाषा का प्रयोग देखने को। मैं मनुष्य हूँ की काव्य पंक्तियाँ कौन है? उरूह रहित रसित जिसका उरु रहित सरिथ है जिसका एकमात्र पहिया, जिसमें 7 घोड़ों का वह रथ नहीं चाहिए। मुझको नियत दिशा का वह पथ नहीं चाहिए, पृथ्वी ही मेरी माता है। इसे देखकर हरित भरित मन कैसा प्रमुदित हो जाता है। तक हमने पढ़ा पहले भवानी प्रसाद मिश्र, फिर उसके बाद हमने देखा नागार्जुन की कविताएं और भवानी प्रसाद मिश्र, उसके बाद सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे और नागार्जुन 3 कवियों की कविताएं इसमें देखा। और
यार तबीयत नहीं कुछ ठीक है, बार बार नींद आ रही, हाथ पैर दर्द। तक हम 6 कवियों को पढ़ चुके हैं। सुदामा पांडे, धूमिल को हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हम मुक्तिबोध को पढ़ चुके हैं, भवानी प्रसाद मिश्र को पढ़ चुके हैं, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, नागार्जुन, ऐसे 6 कवियों की महत्वपूर्ण जो पंक्तियाँ थी, उनकी कविताएं कौन कौन से यूजीसी नेट में लगी हैं, उनको हम पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में भाग 2 में हम आगे की कविताओं को पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं